अच्छा जी, तो जून 18 पेपर 3 वेरिएंट 2 सही है, अपना वेरिएंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सोशल कॉस्ट कैलकुलेटेड? सोशल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एमसीक्यूज। तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, यस, एक्सटर्नल कॉस्ट प्लस प्राइवेट कॉस्ट, एंड ये भी हटा दो। क्लियर? बहुत आसान एमसीक्यू था। Two, which government policy is not aimed at correcting inefficiency in resource allocation? भाई resource allocation की efficiency क्या होती है? MSP is equals to MSC, MC is equals to price, या आप कह सकते हो AR, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल हैं। तो कौन सी पॉलिसी ऐसी है जो रिसोर्स एलोकेशन की इनएफिशिएंसी को सही नहीं कर रही? मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग का मतलब है MC इक्वल्स टू प्राइस, तो दिस इज इंप्रूविंग रिसोर्स एलोकेशन। Permits restricting the pollution of rivers by private firms. This is improving resource allocation. Requiring firms to pay a minimum wage. No, क्योंकि ये मेरी इक्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है, ये मेरी रिसोर्स एलोकेशन को इम्प्रूव नहीं कर रहा। ये इक्वालिटी इन इक्वालिटी वाला सीन है। द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एट जीरो प्राइस, दिस इज इम्प्रूविंग रिसोर्स एलोकेशन। तो मेरा आंसर होगा सी, जो कि मिनिमम प्राइस मिनिमम वेज वाला है, जो कि मेरी इक्वालिटी इन इक्वालिटी को देखता है। रिसोर्स एलोकेशन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3, the table shows some of the cost and benefits in dollar millions associated with a road building project. Both a government department एक प्रोजेक्ट को कब सेलेक्ट करेगा? when social benefit exceeds social cost. और एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइवेट फर्म कब एक प्रोजेक्ट को बनाएगा? जब उसका प्राइवेट बेनिफिट एक्सीड करेगा प्राइवेट कॉस्ट को। ऑब्वियस सी बात है, वो एक्सटर्नैलिटीज को तो इग्नोर करेगा। आर कंसिडरिंग बिल्डिंग द रोड, तो मुझे कोई ये बता सकता है कि मेरा सोशल बेनिफिट कितना है? मेरा सोशल बेनिफिट इज 550 एंड मेरी सोशल कॉस्ट कितनी है? प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 525। तो मुझे बताओ, गवर्नमेंट क्या इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि सोशल बेनिफिट एक्सीड कर रहा है सोशल कॉस्ट को। तो गवर्नमेंट जो है वो बोलेगी हाँ भाई, इस प्रोजेक्ट को बनाना है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट फर्म की। प्राइवेट कॉस्ट कितने है? प्राइवेट कॉस्ट कितनी है? प्राइवेट कॉस्ट इज 450 एंड प्राइवेट बेनिफिट कितना है? कोई प्राइवेट बेनिफिट बता सकता है? प्राइवेट बेनिफिट इज 500। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक्सटर्नल बेनिफिट में से सोशल बेनिफिट को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा प्राइवेट बेनिफिट। तो आप ये भी चीज नोटिस कर लो कि प्राइवेट बेनिफिट इज मोर देन प्राइवेट कॉस्ट। इसका मतलब है कि एक फर्म भी जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, वो भी इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेगी। तो मेरा आंसर क्या होगा? बोथ वुड बी विलिंग टू बिल्ड इट। दोनों इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना चाहेंगे। सही है, कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का एम पूरा हो रहा है। In the diagram, Q1 is the quantity produced of a good as a result of market forces. अगर आप नोटिस करो तो मैं Q1 पे ऑपरेट कर रहा हूँ, और Q1 पे अगर आप नोटिस करोगे तो मेरी सोशल कॉस्ट इज मोर देन प्राइवेट कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है। और ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? एक्सटर्नल कॉस्ट। तो एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो मेरा आंसर होगा बी। सिंपल एमसीक्यू। सही है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड नॉट अफेक्ट द बजट लाइन ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर? हमेशा याद रखना, बजट लाइन पे इंपैक्ट कब आता है? जब मेरी प्राइस चेंज हो जाए, जब मेरी इनकम चेंज हो जाए। सही है। प्राइस चेंज होती है तो मेरी स्लोप भी चेंज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। पीएक्स ओवर पीवाई भी चेंज होता है। तो द इंडिविजुअल प्रेफरेंस ऑफ वेरियस गुड्स, इससे मेरी बजट लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इससे मेरी बजट लाइन पे इफेक्ट आएगा इनकम टैक्स से, क्योंकि मेरी इनकम पे फर्क आएगा। प्राइजेस पे फर्क आ रहा है, यहाँ पे वेजेस पे फर्क आएगा, तो इनकम पे फर्क आएगा, इससे भी मेरी बजट लाइन पे इम्पैक्ट आएगा। सिर्फ ऑप्शन ए एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मेरी बजट लाइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, द डायग्राम शोज द डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट, व्हाट इज मैक्सिमाइज्ड एट एक्स। अगर आपको याद हो तो डिमांड कर्व इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, या आप इसको एमएसपी भी बोल सकते हो। तो मुझे बताओ एक्स पे क्या हो रहा है? एक्स पे क्या मैं कह सकता हूँ मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है? और अगर इसके नीचे में एक और ग्राफ बना दूं, यहाँ पर मैं लिख दूं टी यू, यहाँ पर मैं लिख दूं क्वांटिटी, तो मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाऊंगा और ये मैंने टोटल यूटिलिटी बना लिया, तो ये मेरा आ गया टी यू। तो इस पॉइंट पे मेरा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होगा। सही है। तो द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड एट एक्स, क्योंकि वहां पर मेरा एमयू 0 है। क्लियर। अच्छा, जो बच्चे बोल रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू मैक्सिमाइज नहीं हो रहा भाई। मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर 0 होता है। और एक और बात, डिमांड कर्व इज योर AR नॉट MR। सही है, तो ये भी याद रखना। टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज नहीं हो सकता, और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर 0 होता है, मैक्सिमम पे नहीं होता। सही है, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, तो सिंपल सवाल था मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 7, द डायग्राम शो द फर्म्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स। सही है, द डायग्राम शोज दी
firm's cost and revenue curves, सही है. Which features are associated with the diagram? अच्छा, अगर आप नोटिस करो तो ये किंक डिमांड कर्व बना हुआ है, ये ओलिगोपोली का पार्ट है, ये किंक डिमांड कर्व है. और अगर आपको किंक डिमांड कर्व की थ्योरी याद है तो वो नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली का पार्ट होता है, किंक डिमांड कर्व होता है. वैसे मैंने किंक लिखा हुआ है, नॉन कोलिसिव. अच्छा, तो इस डायग्राम में क्या मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल दिख रहा है कहीं? क्या एवरेज कॉस्ट बना हुआ है? ओलिगोपोली में मैंने माना लार्ज फॉर्म में इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, बट डायग्राम में तो नहीं दिख रहा ना. और एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या इम्परफेक्ट कंपटीशन में हो सकती है? ओलिगोपोली इज पार्ट ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन. क्या यहाँ पर एलोकेटिव एफिशिएंसी हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ऑप्शन हटा दो. इंटरडिपेंडेंस यस, एलोकेटिव एफिशिएंसी नो, तो ये भी आंसर नहीं होगा. प्राइस रिजिडिटी यस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं पर इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा? प्राइस रिजिडिटी यस, इंटरडिपेंडेंस यस, क्योंकि भाई ओलिगोपोली में सबसे मेन फीचर इंटरडिपेंडेंस है, तो मेरा आंसर यहाँ पर होगा टी. क्लियर क्लियर क्लियर. In the year ending July 2016, airline fuel prices fell by 20.4%. अगर मैं एयरलाइन फ्यूल प्राइसेस की बात करता हूँ तो एयरलाइन की फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, और अगर गिर रही है तो इसका मतलब भी वेरिएबल कॉस्ट गिर रही है. While the price of passenger aircraft increased by 1.1%. अब हमेशा याद रखना, अगर मैं एक एयरलाइन की बात कर रहा हूँ ना, तो एक एयरलाइन कभी भी जो एयरक्राफ्ट है ना उसको हार्ड कैश में नहीं खरीदता, वो उसको या तो लोन पे लेता है और या तो लीज पे लेता है. मुझे बताओ, लोन या लीज की रीपेमेंट फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है? सिंपल सा सवाल. लोन या लीज की जो रीपेमेंट होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है, ऑब्वियस सी बात है. लोन या लीज की पेमेंट जो होती है वो फिक्स होती है, तो दिस इज द फिक्स कॉस्ट. और फिक्स कॉस्ट मेरी क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि इसने बोला इंक्रीज बाय 1.1%. तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी डिक्रीज हो रही है, फिक्स कॉस्ट मेरी इंक्रीज हो रही है, तो आंसर विल बी सी. क्लियर. Which feature of production would make it more likely that an industry is a contestable market? हाँ भाई, contestable market के मैंने बहुत पॉइंट्स लिखवाए थे. लो फिक्स कॉस्ट आप कह सकते हो, जहाँ पर आपकी एंट्री एंड एग्जिट की कॉस्ट जो है वो जीरो हो जाए. लो बैरियर्स आप कह सकते हो, लो संक कॉस्ट. सही है, मेरा आंसर यहाँ पर होगा सी, दैट इज लो फिक्स कॉस्ट, लो बैरियर्स वगैरह वगैरह. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना ये मेरे इररेलेवेंट है टू कंटेस्टेबिलिटी. सही है, कंटेस्टेबल वो मैंने बताया था ना, कंटेस्टेंट बढ़ जाते हैं वगैरह वगैरह. शो की एग्जांपल दी थी, तो 9 का आंसर होता है सी. व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन? भाई बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है? जब आप अपने सप्लायर को टेक ओवर कर लो, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं एक कार मैन्युफैक्चरर हूँ. सही है, मैं एक कार मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे आगे शोरूम वाला है और मेरे पीछे जो है वो टायर वाला है. सही है, मैं गाड़ियों को असेंबल करता हूँ. अगर मैंने टायर वाले को टेक ओवर कर लिया तो दिस इज बैकवर्ड, और अगर मैंने शोरूम वाले को कर लिया तो दिस इज फॉरवर्ड. इससे क्या बोला है? बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन. तो ये तो मेरी फॉरवर्ड है, अगर आप ये नोटिस करो, अ कार मैन्युफैक्चरर टेक्स ओवर अ कार शोरूम. अच्छा, ये वैसे शराबों का दिया हुआ है, पर ये होता मेरे ख्याल में फॉरवर्ड ही है. सही है, ये होता फॉरवर्ड ही है. टू राइवल सुपरमार्केट, दिस इज हॉरिजॉन्टल. सेम प्रोडक्शन ऑफ लाइन, आपस में मिलना है, सेम इंडस्ट्री, दिस इज बैकवर्ड. अब बेकरी बाइंग अ व्हीट फार्म, बेकरी अपने सप्लायर के ऊपर टेक ओवर कर रही है, तो वर्टिकल. सेम इंडस्ट्री, लाइन ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है. सही है, तो आंसर होगा ए. ठीक है. MCQ number 11. The diagram shows a firm in an imperfect competition. It changed its aim from profit maximizing, MC equals to MR, to sales revenue maximizing, MR 0. अच्छा, ये मेरा MR 0 है और ये मेरा MC equals to MR है. अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये क्या है? दिस इज एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, दैट इज माय नॉर्मल प्रॉफिट. एक मेरा सिंपल सा सवाल, जब मेरी एवरेज रेवेन्यू एक्सीड करती है एवरेज टोटल कॉस्ट को, ये कौन सा प्रॉफिट होता है? जब मैं एवरेज रेवेन्यू को एक्सीड करता हूँ एवरेज टोटल कॉस्ट को, ये कौन सा प्रॉफिट होता है? एब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल, कुछ भी बोल सकते हो. यस, सुपर नॉर्मल, एब नॉर्मल. तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, अगर ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है तो इसके इस क्वांटिटी के पीछे जितने भी मेरे प्रॉफिट होंगे सारे एबनॉर्मल होंगे या सुपर नॉर्मल होंगे? इस चीज को मानते हो? नॉर्मल प्रॉफिट के जितने पीछे जितने भी प्रॉफिट हैं वो सारे एबनॉर्मल हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि MR 0 पे या MC इक्वल्स टू MR पे
मैं जो भी प्रॉफिट कमा रहा हूं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। समझ आया? अच्छा, एक हल्का सा मैं एमसीक्यू में चेंज कर रहा हूं, आपकी मैं नॉलेज टेस्ट कर रहा हूं। लेट्स से मैंने यहां पर रेवेन्यू को मिटा दिया, अब यहां पर क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का नॉर्मल प्रॉफिट? मैंने रेवेन्यू को मिटा दिया, वैसे तो आंसर डी है, अलग है वो। मैंने रेवेन्यू को मिटा दिया, अब आंसर क्या होगा मेरा, ये बताओ। मैंने रेवेन्यू को हटा दिया, अब कौन सा ऑप्शन होगा? अब सी होगा। एक्सेलेंट। क्यों सी होगा? क्योंकि ये मेरा सेल्स मैक्सिमाइजिंग वाला पॉइंट होता है भाई। सेल्स मैक्सिमाइजिंग सब्जेक्ट टू नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पर आप अपनी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करते हो, याद है? या आप इसको परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी भी बोल सकते हो, परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी। समझ आया? तो इस तरह भी देखो, वो एमसीक्यू को चेंजिंग कर सकता है। हाँ भाई, थोड़ी बहुत मस्ती करता है ये, कॉन्सेप्ट पक्की होनी चाहिए। ये समझ आया जो मैंने करा था, ये ग्रीन से जो मैंने मिटाया, ये क्लियर है ये चीज़? हाँ सही है। 11 का डी हो गया। An airline sells seat at $100 each 3 months before the flight, $150 1 month before the flight, and $200 each day before the flight. तो ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। Charging different prices to different consumers for the same product, reasons not associated to cost. ये कॉस्ट की वजह से प्राइस ज्यादा चार्ज नहीं कर रहा, ये इलास्टिसिटी को देख रहा है। ये देख रहा है कि भाई एक दिन पहले बंदे को टिकट चाहिए तो मजबूर होगा, ज्यादा पैसे चार्ज करता हूँ। सही है? क्लियर? थर्टीन, what would not be an indication of a divergence? डाइवर्जेंस का मतलब प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप आगे पढ़ोगे तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, मुझे तो याद है, पेपर बहुत बार करा चुका हूँ मैं। What would not be an indication of a divergence between the interest of managers and shareholders? ऐसा कौन सा रीजन है जिससे डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल नहीं होगा? सही है। एन एम्फेसिस ऑन सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ये तो मैनेजर की साइड पे जा रहे हो, तो इसका मतलब है डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल होगा। इसने बोला था नॉट। मैनेजमेंट सैलरीज विच आर लिंक्ड टू द लॉन्ग रन ग्रोथ ऑफ कंपनी शेयर प्राइस, क्या इसमें फड्डा होगा इनका आपस में? क्या इसमें इन दोनों का फड्डा होगा? ऑप्शन नंबर नहीं होगा, इसमें नहीं होगा फड्डा, इसमें दोनों का फायदा है। क्यों? मुझे एक बात बताओ, मैनेजमेंट की सैलरी जो है वो कंपनी के लॉन्ग टर्म शेयर के साथ लिंक्ड है, तो कंपनी की प्राइस भी बढ़ रही है, सैलरी भी बढ़ रही है, दोनों खुश हैं, मैनेजर भी खुश है और शेयर होल्डर भी खुश है। द एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स इन एफिशिएंसी, ये मेरी मैनेजर की ना अहली है, वो सही काम नहीं करता, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। क्योंकि शेयर होल्डर खुद तो अपनी कंपनी नहीं चला रहा ना। एक्स इन एफिशिएंसी का मतलब क्या है? व्हेन यू हैव नो इंसेंटिव टू इंप्रूव। तो ये तो मैनेजर की वो है ना, ये बुराई है, सही काम नहीं कर रहा। द परचेज ऑफ आर्ट वर्क, नो लिंक, कोई लेना देना नहीं है इसका। सही है, कोई लेना देना नहीं है इसका। समझ आ गया? हाँ भाई, सही है। 14, the total cost to a school of employing 10 cleaners is $60. 10 वर्ग। अच्छा, अगर आपने माइक्रो कैलकुलेशन तरीके से सॉल्व करी है, अगर आपने माइक्रो कैलकुलेशन जो कि मेरी रिकॉर्डिंग में है, अगर तरीके से आपने सॉल्व करी है तो आपको इस एमसीक्यू में मसला नहीं होना चाहिए। सही है, मैं करवा रहा हूँ फिर भी। द टोटल कॉस्ट टू अ स्कूल ऑफ एम्प्लॉइंग 10 क्लीनर्स इज $60। 10 वर्कर के $60 है, तो एक वर्कर की कितनी होगी? $6। जाहिर सी बात है, क्योंकि इससे मुझे टोटल कॉस्ट दी गई है। The school estimates that the hourly marginal cost of employing an 11th cleaner would be 11.5। 11th cleaner को हायर करने की मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? 11.5। ये कह रहा है कि वेज को कितने से बढ़ाना पड़ेगा अगर मुझे एडिशनल वर्कर को हायर करना है। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ना, अगर मुझे एक और वर्कर को हायर करना है तो मुझे वेज बढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ 11 वर्कर्स को टोटल कॉस्ट ऑफ 10 वर्कर्स से माइनस करना है, और मेरे पास आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट 11th वर्कर की। मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी 11th वर्कर की। नहीं, मैं टोटल कॉस्ट ऑफ 11 वर्कर्स को माइनस करूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ 10 वर्कर्स से, मेरे पास आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दी। दानियल ने निकाल भी लिया, बेहतरीन। अच्छा, तो अब क्या करेंगे? अगर मैं 11 वर्कर हायर करता हूं, मुझे नहीं पता कि मैं उनको वेज क्या दे रहा हूं, तो एक्स, मुझे यही तो पता करना है कि मैं 11 वर्कर्स को क्या वेज दे रहा हूं। पर मुझे ये तो पता है ना कि मैं 10 वर्कर को क्या वेज दे रहा हूं, $6। एक वर्कर को $6 दे रहा हूं।
और इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 11.5। क्या ये समझ आया इक्वेशन जो मैंने बनाई है? क्या ये समझ आया जो इक्वेशन बनाई है? अच्छा, तो x का आंसर क्या होगा? x का आंसर निकाल के बता दो कोई जल्दी। x का आंसर होगा 6.5। यस, तो मुझे बताओ मैं वेज कितने से बढ़ा रहा हूं? मैं वेज कितने से बढ़ा रहा हूं? $6.5 माइनस $6, तो आंसर क्या आ रहा है 0.5। तो मैं 0.5 से मुझे वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी अगर मुझे 11th वर्कर को हायर करना है, तो माय आंसर वुड बी ए। सही है, समझ आया? अब ये एमसीक्यू हर पेपर में आता है, ये नॉर्मली हर पेपर में आता है और ये बहुत रिपीट होता है, तभी मैंने माइक्रो कैलकुलेशन में अराउंड 10 बार ये करा दिया होगा, देख लेना प्रॉपर्ली। 15, What would cause a rise in the productivity of labor? भाई प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होती है? आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर, टोटल लेबर्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, इससे मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। एन इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ कैपिटल, अगर आप वर्कर को अच्छी मशीनरी दे दोगे तो वो पहले के मुकाबले में ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा, ज्यादा आउटपुट बनाएगा। एन इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस, ये मेरा अफेक्ट है, ये मेरा अफेक्ट है, क्योंकि जब लेबर प्रोडक्टिविटी होती है तो आपकी जो है वो कॉस्ट कम होती है, आपकी कॉस्ट कम होती है, आप जो है अपनी प्राइसेस को जो है वो कम करते हो, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है। तो दिस इज एन अफेक्ट ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, नॉट अ कॉज ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। अराइज इन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर, कोई लेना देना नहीं है, तो माय आंसर वुड बी बी। क्लियर? Number 16, in the diagram D1 and S are the initial demand and supply curves for building workers. If the demand of building workers increases to D2, by how much does the economic rent earned by workers rise? मुझे बताओ, ओरिजिनल जो है मैं ये वाली वेज दे रहा था, ओरिजिनल वेज ये थी, तो इकोनॉमिक रेंट ये था, ट्रांसफर रेंटिंग ये था। एरिया अबव द सप्लाई कर्व बिलो द मार्केट वेज इज माय इकोनॉमिक रेंट। अगर अब मैं वर्कर की वेजेस ये हो जाएंगी तो अब मेरा क्या होगा इकोनॉमिक रेंट? बता दो भाई। अब मेरा इकोनॉमिक रेंट होगा पूरा ये वाला एरिया, एरिया अबव द सप्लाई कर्व बिलो द मार्केट वेज। तो एक्स्ट्रा इकोनॉमिक रेंट कितना आ रहा है? इतना आ रहा है, एक्स्ट्रा इकोनॉमिक रेंट इतना आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? बी होगा ना, दैट सी बात है, क्योंकि पहले इतना था अब इतना हो गया है पूरा, तो एक्स्ट्रा जो है वो ये है ना, ये एक्स्ट्रा है, तो क्या होगा टी यू जेड एक्स, टी यू जेड एक्स। सही है, टी यू जेड एक्स। क्लियर? इंक्रीज इन इकोनॉमिक रेंट पूछ रहा है, इंक्रीज इन इकोनॉमिक रेंट, टोटल नहीं पूछ रहा, टोटल नहीं पूछ रहा ईशा। सही है। 16, देखो सवाल तरीके से अंडरलाइन करके पढ़ा करो हमेशा, छोटी छोटी चीजें गलत कर देते हैं हम पेपर में। अंडर विच सर्कमस्टेंसेस विल अ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट बी मोस्ट बेनिफिशियल इफ देयर आर एक्सटर्नैलिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग गुड एक्स? Under which circumstances will a subsidy from the government be most beneficial if there are externalities from producing good X? तो अगर सब्सिडी दूंगा तो प्राइस जो है वो गिरेगी। अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड, अच्छा एक और सिंपल सी बात, आप सब्सिडी किस प्रोडक्ट पे दोगे? मेरिट डीमेरिट? सब्सिडी किस प्रोडक्ट पे दोगे? मेरिट डीमेरिट? मेरिट पे दोगे। मेरिट पे एक्सटर्नैलिटी कौन सी होती है? पॉजिटिव एक्सटर्नल बेनिफिट, तो ये होगा। सही है। अच्छा, प्राइजेस जो है मैं चाहूंगा कि क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, मैं यही चाहूंगा ना, मैं यही चाहूंगा कि क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो मैं चाहूंगा प्राइजेस कम से गिरे, क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़े, तो इसका मतलब है मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होनी चाहिए। सही है, मैं चाहूंगा कि क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होनी चाहिए, मोर देन वन इज इलास्टिक। सही है, क्लियर? हाँ क्लियर है। 18, which tax would help a government achieve a more equal distribution of income after tax? More equal, a constant rate sales tax applicable to all goods and services. इससे मेरी equal distribution of income नहीं हो रही है, सबके लिए same tax है, indirect tax, तो गलत। A constant rate tax per person, हर बंदे के लिए tax same है, तो इससे भी मेरी income redistribution नहीं हो रही है। An income tax with a constant marginal rate over the whole income range, again
सबके लिए टैक्स सेम है तो कोई इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, थोड़ा सा गरीबों को एज मिलना चाहिए, फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है। एन इनकम टैक्स विद अ टैक्स फ्री अलाउंस, टैक्स फ्री अलाउंस का मतलब लेट से मैं कहता हूं कि भाई अच्छा इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव तो होता ही है, वो तो क्लियर है। टैक्स फ्री अलाउंस का मतलब कि भाई लेट से मैं कहता हूं कि मेरी इनकम 500 है और मैं 500 रुपए पे पहले 100 रुपए का टैक्स देता था लेट से, अब मेरी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तू 500 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देगा, इसका मतलब है मुझे टैक्स फ्री अलाउंस मिल गया है, तो मुझे गवर्नमेंट ने थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी, तो ये गरीबों को फायदा मिल रहा है, तो इसका मतलब है मेरी इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है और उसके बाद टैक्स शुरू हो जाएगा, तो आंसर डी होगा। समझ आया? एक रिलैक्सेशन पीरियड के बाद टैक्स स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब है आप इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप गरीबों को जो है वो रिलैक्सेशन दे रहे हो टैक्स की। 19, a country has a population of 100 million, there are 5 million people unemployed and the country has an unemployment rate of 10%, what is the labor force? तो आप क्या करोगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला लगा दो, अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेट कितना है 10%, अनएम्प्लॉयड लोग कितने 5 मिलियन, ये मेरा आ गया x मल्टीप्लाइड बाय 100, तो x का आंसर क्या आएगा 50 मिलियन, यस, तो 50 मिलियन विल बी माय लेबर फोर्स। क्लियर? सिंपल फॉर्मूलाज लगाने भाई यहाँ पे। 20, which type of unemployment is correctly linked to the description of its cause? cyclical बेस से लिखा हुआ है चेंज इन द डिमांड ड्यू टू हॉलिडे पीरियड्स, भाई ये तो सीजनल है, हॉलिडे पीरियड्स में डिमांड कम हो गई। फ्रिक्शनल, अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, यस ये मेरी फ्रिक्शनल ही है, सही है। मिसमैच जो होता है कि भाई इंफॉर्मेशन नहीं है, जॉब ढूंढ रहा है तो उस दौरान में अनएम्प्लॉयड है, सही है। स्ट्रक्चरल, अ टेम्परेरी चेंज इन द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, अगर टेम्परेरी चेंज आएगा कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर में तो दिस इज सीजनल, जैसे लेट्स से मैं सर्दियों में आइसक्रीम नहीं खा रहा तो टेम्परेरी चेंज इन माय एक्सपेंडिचर। टेक्नोलॉजिकल, जनरल डिक्रीज, जनरल डिक्रीज सिक्लिकल में होता है भाई, तो मेरा आंसर होगा बी। ठीक है, गुड। 21, ग्रोथ रेट्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ जीडीपी फ्रॉम ईयर टू ईयर, यस भाई ये ग्रोथ रेट एक बहुत कॉमन चीज है कि भाई लेट्स से 5% से पाकिस्तान बढ़ा है तो 6% से यूएसए बढ़ा है, कंपैरिजन होता है। अब लेट्स से इंडिया की न्यूज आई है कि 7% से गिर गया है वो, सही है, तो बेसिक जीडीपी की ग्रोथ रेट कंपेयर हो रही है। व्हाई इज रियल जीडीपी पर हेड कंसिडर्ड टू बी अ बेटर इंडिकेटर देन नॉमिनल जीडीपी, क्यों रियल जीडीपी पर हेड नॉमिनल जीडीपी पर हेड से बेहतर है, व्हाई इज दैट? सही है। रियल जीडीपी एडजस्ट फॉर प्राइस चेंजेस बाय यूजिंग अ बेस ईयर, तो क्या ये रीजन है? यस, ये क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होती, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। रियल जीडीपी इग्नोर्स द इफेक्ट्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट्स ऑन परचेजिंग पावर, हाँ भाई क्या इग्नोर करता है ये? नहीं करता इग्नोर, सही है। जीडीपी, रियल जीडीपी इग्नोर नहीं करता ये, सही है। रियल जीडीपी इंक्लूड चेंजेस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये तो नॉमिनल जीडीपी पर हेड में भी होता है, कोई खास बात तो नहीं है ये तो नॉमिनल जीडीपी पर हेड में भी होता है। रियल जीडीपी मेजर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अदर वे अराउंड, अदर वे अराउंड होता है भाई ये, अदर वे। क्यों? जीडीपी को मेजर करता है एट मार्केट प्राइसेस पे, अगर आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, याद है बताया था मैंने, यहाँ पर जो रियल जीडीपी मेजर करता है ना वो मार्केट प्राइसेस पे ही कर रहा है, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि फैक्टर कॉस्ट पे करता है और मार्केट प्राइस पे नहीं करता, उल्टा है, ये मार्केट प्राइस पे करता है और फैक्टर कॉस्ट पे नहीं करता। अगर मुझे जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे करना है तो मैं क्या करूंगा, आप जो है वो जीडीपी में इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे और सब्सिडी को ऐड करोगे, सही है, तब जाके आपके पास आ जाएगी फैक्टर कॉस्ट की जीडीपी, सही है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट में हम जो ऐड नहीं करते थे इनडायरेक्ट टैक्स, वो बेसिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट में ही हो रहा होता है, अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट जीडीपी का पार्ट है तो उसको डायरेक्ट इसी तरह काउंट किया जाता है, सही है, क्लियर। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट को आर्टिफिशियली बढ़ा देता है और सब्सिडी इन्वेस्टमेंट को आर्टिफिशियली गिरा देता है, तो हम फिर प्लस माइनस करते हैं। व्हाट वुड नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री मार्केट, फ्री मार्केट में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, तो फ्री मार्केट में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा, यस इंडिविजुअल का एक्शन है। हाउस होल्ड सेविंग, यस इंडिविजुअल का एक्शन है। इंपोर्ट स्पेंडिंग, यस इंडिविजुअल का एक्शन है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक्शन है, और फ्री मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, समझ आया।
अच्छा, हाँ भाई, नेशनल इनकम अकाउंट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम ना, तो नेशनल इनकम अकाउंट में वेजेस को ऐड करते हैं। हाँ भाई, वेजेस को ऐड करते हैं, यस करते हैं। सैलरीज को ऐड करते हैं, सैलरीज को भी ऐड करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को हम जीडीपी में काउंट नहीं करते क्योंकि कोई आउटपुट जनरेट नहीं होता। पेंशन को भी काउंट नहीं करते क्योंकि कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा। रेंट को करते हैं, इंटरेस्ट को करते हैं, तो क्या होगा 15 प्लस 318 प्लस 220, तो मेरी जीडीपी की अमाउंट क्या होगी 20,000। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और पेंशन को क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि इससे कोई आउटपुट जनरेट नहीं होता भाई, मुफ्ते के पैसे हैं ये। 24। हाँ भाई, इसका आंसर बताओ। 24। यस। व्हाट इज अ पार्ट ऑफ केनेजियन इकोनॉमिक एनालिसिस? केनेजियन ने क्या बोला था? लिक्विडिटी ट्रैप, मॉनेटरी पॉलिसी की इनफेक्टिवनेस, याद है? केनेजियन ने बोला था ना ये मॉनेटरी पॉलिसी में कि लिक्विडिटी ट्रैप आ जाता है। सही है। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस दैट ऑलवेज क्लियर्स द मार्केट, ये किसने बोला था? मॉनेटरिस्ट, मॉनेटरिस्ट ने बोला था ये, याद है? कि भाई इसने बोला था मार्केट हमेशा उस पे होगी, एलआरएएस पे होगी, हमेशा एक उस पे पोटेंशियल पे ऑपरेट करेगी, घूम फिर के हम एलआरएएस पे ही आएंगे, वेजेस की फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह। सही है, याद है ना? अ स्मॉल वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, ये भी मॉनेटरिस्ट ने बोला था, ये भी मॉनेटरिस्ट ने बोला था। अ वर्टिकल शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई, ये तो किसी ने नहीं बोला था भाई। शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई मेरा ऐसा होता है ना, ये शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई। इनका जो मेन फड्डा था ना वो एलआरएएस पे था। मॉनेटरिस्ट ने बोला था कि एलआरएएस ऐसा होता है, ये मॉनेटरिस्ट का है, और किनीजन ने बोला था कि एलआरएएस ऐसा होता है। तो मैं वापस कह रहा हूँ, रिवाइज लेक्चर पीडीएफ, लेक्चर पीडीएफ के बगैर नहीं होंगे एमसीक्यूज। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, आपकी मैक्रो की फाइल इनफ है फॉर दिस एमसीक्यूज। सही है, हर चीज कवर की है हमने, ठीक है। अच्छा, लिक्विडिटी ट्रैप ये होता था भाई, देख लो, ये मनी डिमांड जो नहीं हो जाती थी यार, मनी सप्लाई के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क नहीं आता था। सही है, हाँ। 25, व्हाट विल डेफिनेटली इंक्रीज अ कंट्रीज जीएनपी? जीएनपी क्या होता है? जीएनपी इज बेसिकली जीडीपी प्लस नेट रेमिटेंसेस, और नेट रेमिटेंसेस में क्या आता था? इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज। तो इनकम टैक्स को बढ़ा देंगे, इससे तो मेरा एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगा, इससे तो मेरा एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगा, तो इससे तो नहीं आएगा फर्क। सही है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, विड्रॉल बढ़ेंगे, कंजम्पशन गिरेगी, एडी गिर जाएगा, तो इससे भी नहीं होगा। एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, भाई करेंसी अगर मेरी अप्रिशिएट हो जाएगी तो पहले के मुकाबले में क्या होगा? पहले के मुकाबले में इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो गिर जाएंगी, इसकी वजह से जो है आप इंपोर्ट को बढ़ा दोगे, जिसकी वजह से करंट अकाउंट में डेफिसिट आएगा, और डेफिसिट आएगा तो एडी गिर जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सही है। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, यस, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो डी आंसर, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का मतलब है जीडीपी बढ़ रहा है, सेम चीज है ना दोनों। सही है, तो 25 का होगा डी। अच्छा, according to the accelerator theory, what determines this year's net investment? What was accelerator theory? Alpha times is equals to investment divided by change in national income, कि मेरी चेंज इन नेशनल इनकम से कितना मेरे इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, और ये मुझे परसेंटेज शो करता है कि भाई कितनी परसेंटेज इन्वेस्टमेंट हो रही है ऑफ एडिशनल इनकम। तो हमेशा याद रखना, लास्ट ईयर की कंजम्पशन से डिटरमाइन नहीं होता, ये लास्ट ईयर के आउटपुट से भी नहीं होता, इन्वेस्टमेंट के चेंज से भी नहीं होता, द चेंज इन द लास्ट ईयर्स नेशनल इनकम, यस, क्योंकि ये वाली चीज है जो। सही है, क्लियर? तो हमेशा याद रखना, आपको वो कंफ्यूज करेगा, एक ऑप्शन देगा लास्ट ईयर्स नेशनल इनकम और एक ऑप्शन देगा लास्ट ईयर्स चेंज इन नेशनल इनकम, तो आप हमेशा चेंज इन नेशनल इनकम चूज करोगे। सही है, क्योंकि हमेशा वो चेंजेस से डिटरमाइन होता है।
फॉर्मूले के हिसाब से देखो ना भाई। Which diagram shows an economy experiencing an increase in actual output? Actual output बढ़ने का मतलब है एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, बट अ डिक्लाइन इन पोटेंशियल आउटपुट, LRAS गिर रहा है, LRAS गिर रहा है। तो कौन से डायग्राम में हो रहा है ये? एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, LRAS गिर रहा है। इसमें तो नहीं हो रहा ना, इसमें हो रहा है ना, इसमें हो रहा है। यस, LRAS गिर रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, सी में हो रहा है ये। सही है। 27 भी बहुत सिंपल था। 28, what is likely to follow if a central bank sets negative interest rate? भाई नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है भाई? नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली, भाई मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ। जब आप बैंक के अंदर पैसा सेव करते हो, जब आप बैंक के अंदर पैसा सेव करते हो तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है ना, और जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आप इंटरेस्ट पे करते हो, ऐसा ही होता है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि जब आप पैसा सेव करते हो तो आप सामने से पैसा देते हो, इंटरेस्ट पेमेंट करते हो आप, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। और जब आप लोन लेते हो तो आपको सामने से पैसे मिलते हैं, इंटरेस्ट रिसीव। ये किसने करा था? ये जापान ने करा था। ये कब किया जाता है? ये जब किया जाता है जब आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एनकरेज कर रहे हो, आप बैंक्स को मजबूर कर रहे हो बैंक लेंडिंग पे, आप बैंक्स को मजबूर कर रहे हो कि वो बैंक लेंडिंग को बढ़ा दें। सही है, आप लोगों को मजबूर कर रहे हो। तो एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, रेवेन्यू से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यस, आप चाहते यही हो कि आपकी इकोनॉमी डिफ्लेशन से रिकवर होकर इन्फ्लेशन की तरफ आए। अ रिडक्शन इन बैंक लेंडिंग, नहीं, बैंक लेंडिंग तो उड़ता बढ़ेगी। डिफ्लेशन की वजह से ही तो ये करते हैं। समझ आया व्हाट इज नेगेटिव इंटरेस्ट रेट? ये नॉर्मली जापान ने किया था। ये पॉलिसी जो है ना वो फेल कर गई थी, क्योंकि जब जापान या मेरे ख्याल में यूरो में किसी कंट्री ने किया था और सिर्फ 0.5% की ग्रोथ आई थी, तो ये पॉलिसी फेल कर गई थी मेरे ख्याल में। इट्स अ टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जापान ने किया था मेरे ख्याल में। और ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये लिख लो, ये अच्छी चीज है, ये पेपर में आ रही है आजकल। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यूनिक पॉलिसी है बहुत। 29, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फेल बाय 3%। इसका मतलब है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन फेल बाय 3%। अनएम्प्लॉयमेंट वाज रिगार्डेड एज अनएक्सेप्टेबली हाई। सही है, ऑब्वियस सी बात है, डिफ्लेशन आ रहा है इकोनॉमी में भाई। Which combination of policies would a government be most likely to adopt in such circumstances? An appreciation of the currency together with an increase in interest rate, aggregate demand गिर जाएगा। Increase in government spending, aggregate demand बढ़ेगा। Increase in taxes, aggregate demand गिर जाएगा। Indirect tax बढ़ाओगे, aggregate demand गिर जाएगा। Depreciation करोगे तो aggregate demand बढ़ जाएगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा। Income tax को गिराओगे तो aggregate demand बढ़ेगा। Interest rate को गिराओगे तो aggregate demand बढ़ेगा। तो आंसर होगा डी, दोनों में एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। तो ये बेस्ट पॉलिसी है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन कंट्रीज इंटरेस्ट रेट? भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या होता है? कंजम्पशन गिरती है, इन्वेस्टमेंट गिरती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो और क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक्सचेंज रेट बढ़ता है। एक्सचेंज रेट क्यों बढ़ता है? एक्सचेंज रेट इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हो तो आपकी मुल्क में जो है वो कैपिटल इनफ्लो आता है। बाहर वाला जो गोरा होता है वो बोलता है कि भाई इसके मुल्क में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो यहाँ पर जो है जाके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हॉट मनी फ्लो, यस, कैपिटल इनफ्लो, आप कह सकते हो कैपिटल फ्लाइट, आप हॉट मनी बोल सकते हो इसको, गर्म पैसा। सही है। अच्छा, और एक और चीज, तो इससे क्या होता है? आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, और जो आपका डोमेस्टिक बंदा होता है ना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर से कॉल बैक करता है, बोलता है भाई अपने मुल्क में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो इससे सप्लाई ऑफ डॉलर गिर जाएगी। तो क्या होगा? अ कैपिटल इनफ्लो। डेप्रिसिएशन नहीं होगी, एप्रिसिएशन होगी, कंजम्पशन गिरेगी, इन्वेस्टमेंट भी गिरेगी। तो आंसर विल बी ए। क्लियर?